मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्गिकीनीतायीनं कर्मपर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दी बारंबार जिनेश्वर दी। सूत्र कौन बोलेंगे? वस्तु व्यवस्था को बताने वाले, द्रव्य का लक्षण बताने वाले, सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद द्रव्य उत्तम सत तद्भावाव्ययम नित्यम, और इसके बाद में कि ये वस्तु में सब धर्म कैसे सिद्ध होते हैं, किस तरह से रहते हैं। तो अनेकांत को बताने वाला जो सूत्र था अर्पितानर्पित सिद्धि, इन सूत्रों की चर्चा करने के बाद में अब वापस से प्रकरण क्या चल रहा था इससे पहले, इन सूत्रों से पहले पुद्गल की बात चल रही थी, अन्वय स्कंधाश्रय भी संगाति उत्पद्यन के पुद्गलों की बात चल रही थी 28वें सूत्र तक। अब फिर बीच में 4 सूत्र रख दिए वस्तु व्यवस्था को बताने वाले, और वापस से प्रकरण तो वही चल रहा था, टॉपिक तो पुद्गलों का ही, वापस से अपने टॉपिक पर आ गए, पुद्गलों की बात बताने लगे। तो पुद्गलों में बंध किस प्रकार होता है, स्कंद किस प्रकार से बनते हैं, क्योंकि स्कंद किसे कहते हैं, स्कंद किसे कहते हैं? शशि जी बोलिए। अणुओं के संघात को भेद संघात भेद से जो बनते हैं अणुओं के स्कंद, अणुओं के भेद से तो बनेंगे नहीं स्कंद, अणु के भेद से नहीं, हाँ तो संघात से जो संघात से, हाँ ठीक है। कांता आंटी बोलिए। भेद से संघात से और भेद संघात से स्कंद बनते हैं। बढ़िया, ये आप लोग बता रहे हैं स्कंद कैसे बनते हैं, लेकिन मैं पूछ रही हूँ स्कंद किसे कहते हैं, स्कंद किसे कहते हैं, वो है प्रश्न। दीपिका जी। 2 या 2 से अधिक अणुओं के समूह को स्कंद, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जो समूह है या उनका जो जुड़ान है उसको स्कंद कहते हैं। अब वो स्कंद बनता कैसे है, तो वो स्कंदों के भेद से या स्कंदों के मिलने से या परमाणुओं के मिलने से, उससे वो स्कंद बनता है। तो जो स्कंद है उसमें परमाणुओं का जुड़ान हो रहा है, तो वो परमाणुओं का जुड़ान किस प्रकार से होता है, स्कंद किस प्रकार से बनता है, उसमें बंध किस प्रकार से होता है, वो प्रक्रिया यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए मैं सूत्र बोल रही हूँ, प्रीति बोलना पीछे। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः। बंध कैसे होता है, तो स्निग्ध और रुक्षत्वात, रुक्षत्वात यानी रुक्षपने से, स्निग्ध पने के कारण और रुक्षपने के कारण बंध होता है। परमाणुओं में परस्पर बंध कैसे होता है, क्यों होता है, कि उनमें ये 2 क्वालिटियां हैं, ये 2 गुण हैं। पुद्गल में अनंत गुण है, अनंत गुण है कि 4 गुण है, कितने गुण है पुद्गल में?
गुण तो हर द्रव्य में अनंत ही है। उसमें से 4 गुण हम मुख्य कहते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में। और उसमें भी स्पर्श गुण की कितनी पर्याय हैं? स्पर्श गुण कितने प्रकार का होता है? ये मुझे लुहाड़िया 8 होते हैं। कौन कौन से? छोटा बड़ा ठंडा गर्म, फिर मुलायम और रुक्ष, क्या हुआ मोटा छोटा, मोटा छोटा भी है। मोटा छोटा और छोटा बड़ा नहीं होगा स्पर्श गुण का। ठंडा गर्म, रूखा चिकना, क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं। अनीता जी कोठारी हल्का भारी, कोमल कठोर, ठंडा गर्म, रूखा चिकना, हो गए आप? हो गए। हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम और कठोर और नरम। तो ये जो रूखा और चिकना स्पर्श गुण की जो 2 अवस्थाएं हैं, रूखा और चिकना, इन चिकने को बोलते हैं स्निग्ध, रूखे को बोलते हैं रुक्ष। इन स्निग्ध और रुक्ष पन्ने के कारण उन परमाणुओं में आपस में बंध होता है। बंध का कारण क्या है? रूखापना और चिकनापना। कोई परमाणु यानी कोई पुद्गल ठंडा है या गर्म है, इस कारण उसमें बंध नहीं होता। कोई हल्का है या भारी है, इस कारण उसमें बंध नहीं होता। कोई कोमल है या कठोर है, इस कारण भी उसमें बंध नहीं होता। बंध का कारण क्या है? बंध का कारण एकमात्र स्निग्धपना, चिकनाई और रुक्षपना, रूखापन, यही बंध का कारण है। और दूसरे कोई भी अनंत गुण है, अनंत गुणों की और अनंत अवस्थाएं हैं, वो कुछ भी बंध की कारण नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध, स्निग्धत्व यानी स्निग्धपना यानी चिकनाई और रुक्षत्व यानी रूखापना, इसके कारण से बंध होता है। किसमें होता है ये बंध? यहाँ बात तो बता रहे हैं पुद्गलों की, अभी अपन टीका में पढ़ेंगे आगे कि पुद्गलों के में ये बंध की बात बता रहे हैं, लेकिन अकेला पुद्गलों में ही बंध होता है क्या? और किसी द्रव्य में बंध होता है क्या पुद्गल के अलावा? पहले तो पुद्गल के अलावा द्रव्य कौन कौन से बचे? बोलिए ज्योति जी। 5 बचे ना, जीव, नरम, आकाश, ये 5 द्रव्य बचे, तो इनमें से किसी और द्रव्य में भी बंध होता है? बंध बोलते हैं जीव का पुद्गल से कारण जो बंध होते हैं, और वो बंधते नहीं, बस एक से काम हो जाते हैं। हाँ, तो मतलब बंधता है, कहते हैं ना जीव बंधा है, कर्मों से बंधा है, तो बंध होता है जीव में भी। पुद्गलों में तो बंध होता ही है, परमाणुओं में आपस में बंध होकर स्कंद बनता ही है, लेकिन इसके अलावा एक तो जीव बनता है अपने मोहराग्वेश भावों से, और एक जीव बनता है ये शरीर में बंधा है, कहें द्रव्य कर्मों से बंधा है। कर्म 3 टाइप के होते हैं। कर्म 3 टाइप के कौन से होते हैं? बोलिए सर्वज्ञान की। हाँ, 3 टाइप के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ये 3 टाइप के कर्म हैं, और ये 3 टाइप के कर्मों में से द्रव्य कर्म किसे कहेंगे, भाव कर्म किसे कहेंगे और नो कर्म किसे कहेंगे? बोलिए मीना चाची, बोलिए। द्रव्य कर्म तो ज्ञानामयना आदि जो है वो द्रव्य कर्म है। भाव कर्म जीव के राग द्वेष आदि, और नव कर्म की शरीर संबंधित जो भी है वो नव कर्म है। बढ़िया। ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्मों के नाम हमें याद है, वो है द्रव्य कर्म। मोहराग्वेश के जो भाव होते हैं वो कहलाते हैं भाव कर्म, और शरीर से संबंधित जो पदार्थ हैं सामान्य रूप से, वो सब कहलाते हैं नो कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। तो जीव का बंधन एक तो है भाव कर्मों के साथ में, और एक है द्रव्य कर्म के साथ में। नो कर्म के साथ में तो ऐसा संबंध नहीं है कि बंधा हुआ है, लेकिन वो मोहराग्वेश का ही उसके साथ में संबंध है।
तो ये जो जीव का मोहराग द्वेष के साथ संबंध है, या जीव का द्रव्य कर्मों के साथ में या शरीर आदि के साथ में, नो कर्म के साथ में भी जो संबंध है वो भी बंध है। और वो बंध कहा जाता है, किसी अपेक्षा से कहा जाए, भले ही एक रूप संबंध कहा जाए या व्यवहार से कहा जाए, पर वो भी बंध होता है। तो उस बंध में क्या कारण है? यहाँ तो पुद्गलों की बात चल रही है, लेकिन पुद्गलों की बात बताना ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। पुद्गलों में बंध कैसे होता है, कौन सी चीज कैसे बनती है, वो बताना मुख्य उद्देश्य नहीं है। यहाँ तो अपनी बात आनी चाहिए। हर प्रकरण में कोई भी टॉपिक चले, अपनी बात आनी चाहिए। तो जीव का बंध कैसे हो रहा है, भाव कर्म के साथ, द्रव्य कर्म के साथ, नो कर्म के साथ। तो बंध का कारण चाहे पुद्गल बने चाहे जीव बने, बंध का कारण एक ही है। क्या है कि चिकनाई और रूखापन। और जीव में चिकनाई और रूखापन का है, ये चिकनाई और रूखापन ये तो पुद्गल के स्पर्श गुण की अवस्थाएं हैं। चिकनापन और रूखापन किसमें होगा? कि पुद्गल में ही होगा। जिसमें स्पर्श गुण होगा उसमें ही चिकनापन और रूखापन होगा। और पुद्गल में ये स्पर्श गुण की अवस्थाएं हैं, जीव में तो स्पर्श गुण है नहीं। फिर जीव में चिकनाई और रूखाई क्या है? तो यहाँ अभी बताएंगे आगे इसमें टीका में कि जीव में जो राग और द्वेष है, राग है वो चिकनाई है, द्वेष है वो रूखापन है। इक्विवेलेंट, उसके समान, चिकनाई के समान राग और रूखापन के समान द्वेष। तो जीव में भी राग द्वेष के कारण जीव बनता है, और पुद्गलों में भी ये चिकनाई और रुखाई के कारण पुद्गल आपस में बनते हैं। बंधन का एकमात्र यही कारण है और कोई भी बंध का कारण नहीं है। तो यहाँ कहा स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, चिकनाई और रुखेपन के कारण बंध होता है, लेकिन उसमें साथ में कुछ नियम बता रहे हैं कि चिकनाई और रुखेपन के कारण तो बंध होता है, पर कैसा भी चिकनाई हो, कैसी भी रुखाई हो, उसमें बंद नहीं होगा। तो उसके लिए आगे सूत्र कह रहे हैं, बोलो प्रीति। न जघन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम। ये स्निग्ध और रूक्षत्व के कारण तो बंद होता है, लेकिन न यानी नहीं, जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। जिसमें स्निग्धपना और रुक्षपना है उसमें बंध होगा। बंध का कारण ये कह दिया, स्निग्धपना और रुक्षपना बंध का कारण है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो जैसा भी चिकना हो और जो कैसा भी रूखा हो और दोनों में आपस में बंध हो जाए, ऐसा नहीं। जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। ये जघन्य गुण क्या चीज है? देखिए, हमने शुरू में जब ये अध्याय शुरू किया था तो हमने 4 चीजें पढ़ी थी, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ध्यान है आप लोगों को? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 चीजें पढ़ी थी। चारों की हमने यूनिट पढ़ी थी, इकाई। सब द्रव्य की इकाई मतलब सबसे छोटा द्रव्य, क्षेत्र की इकाई यानी सबसे छोटा क्षेत्र, काल की इकाई यानी सबसे छोटा काल, और ऐसे भाव की इकाई यूनिट यानी सबसे छोटा भाव क्या है? बता सकते हैं कोई? हाँ, अंकल बोलिए। तो नंबर से बताइए आप। द्रव्य की यूनिट। द्रव्य की यूनिट यूनिट तो एक की तो होगी आपके समय और एक चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आपको याद है। समय तो आपने बताया, लेकिन वो किसकी है? हाँ, चलिए अंकल बोलिए, सूरत वाले। द्रव्य की इकाई परमाणु, और काल की इकाई एक समय, और भाव की इकाई अविभाजी प्रतिच्छेद, क्षेत्र की इकाई एक परमाणु जितनी जगह रोकता है वो उसे क्या बोलेंगे? प्रदेश। बढ़िया, प्रदेश। बहुत अच्छा।
द्रव्य की इकाई है परमाणु या अणु बोले, क्षेत्र की इकाई प्रदेश, काल की इकाई समय और भाव की इकाई है अविभागी प्रतिच्छेद। भाव मतलब क्या होता है? भाव का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि द्रव्य के जो गुण हैं उनको यहाँ भाव कहा। गुण और पर्याय दोनों वो भाव है। गुणों को भी भाव कहते हैं, पर्याय को भी भाव कहते हैं। तो गुणों की इकाई क्या होगी? तो कह देंगे एक गुण है, लेकिन यहाँ वो इकाई से मतलब नहीं, गुणों का अंश तो पर्याय समझ लीजिए। और पर्याय में सबसे छोटा अंश क्या होगा? तो वो कहलाता है उसका अविभागी प्रतिच्छेद, मतलब जिसका दूसरा विभाजन नहीं हो सके ऐसा अंश। भाव यानी यहाँ शक्ति का अंश। शक्ति मतलब वही जो पर्याय जैसे हम ले रहे हैं, तो उसका अंश, सबसे छोटा अंश वो क्या होगा? वो कहलाता है अविभागी प्रतिच्छेद। यद्यपि सभी अविभागी हैं, अणु है वो भी अविभागी है। अविभागी मतलब जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सके। प्रदेश है वो भी अविभागी है, वो क्षेत्र का अविभागी अंश है। समय है वो काल का अविभागी अंश है। लेकिन वहां सब हमने वहां नाम अलग अलग दे दिए, तो वहां अविभागी वर्ड नहीं लगाया। लेकिन यहाँ जो शक्ति का सबसे छोटा अंश है उसे कहा अविभागी प्रतिच्छेद। वो कहलाता है भाव की यूनिट, शक्ति का सबसे छोटा अंश। तो यहाँ कह रहे हैं जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। तो गुण का क्या अर्थ? तो यहाँ गुण शब्द से अर्थ लेना है वो जो भाव हमने अभी देखा था। भाव मतलब वो शक्ति, पर्याय, उसका सबसे छोटा अंश वो कहलाएगा यहाँ पर गुण। जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता, मतलब कि जिसमें कम गुण। जघन्य का अर्थ क्या होता है? जघन्य का मतलब है कम, सबसे कम, वो कहलाता है जघन्य। और सबसे कम क्या होगा? तो सबसे कम ले लीजिए, एक है वो सबसे कम है, सिंगल है वो कम है, वो कहलाता है जघन्य। हम निकालते हैं जघन्य यानी मिनिमम, उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम। जघन्य और उत्कृष्ट, तो मिनिमम क्या होगा कि एक, वो मिनिमम होगा, किसी की कोई भी शक्ति का अंश होगा तो कम से कम एक होगा, ये मिनिमम जघन्य। और उत्कृष्ट होगा तो जो ज्यादा से ज्यादा है, जितने भी जैसे भी अनंत, वो उत्कृष्ट के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ कह रहे जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता, यानी जिसमें एक गुण है। एक गुण है मतलब कौन सा ऐसा द्रव्य होता है जिसमें एक गुण होता है? ऐसे द्रव्य का नाम बताइए जिसमें एक गुण होता है। और मैं क्लियर बोलूं तो ऐसे द्रव्य का नाम बताइए जिसमें एक ही गुण होता है। ऐसा कौन सा द्रव्य है? रेखा जी। धर्म द्रव्य। चलिए, पारुल मना कर रही है, तो पारुल बताइए कौन सा होता है फिर? कोई भी द्रव्य नहीं है ऐसा। हाँ, रजनी जी। अणु या परमाणु। अणु या परमाणु में एक ही, उसमें एक ही गुण होता है। एक अणु में एक ही गुण होता है, ठीक बात है। वर्षा भाभी। उसमें कौन सा एक गुण होता है वो भी बता दीजिए आप। वो जो धर्मस्थिकाय है वो चलने में सहायक है, अधर्मस्थिकाय उठने में सहायक है, और धर्मस्थिकाय जो है वो सब द्रव्यों को जगह देने में सहायक है। बस ये एक ही गुण है इनमें। देखिए, हमने अभी थोड़े दिन पहले 6 सामान्य गुण पढ़े थे। कम से कम 6 गुण तो सब में है ही है। वैसे तो अनंत है यद्यपि, लेकिन हमने 6 तो नाम लेके पढ़े थे। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व पढ़े थे कि नहीं? तो कम से कम 6 तो है ही है। तो कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें केवल एक ही गुण हो। सभी द्रव्यों में अनंत गुण होते हैं। कोई भी द्रव्य, छोटे से छोटा परमाणु भी है तो ऐसा नहीं उसमें एक ही गुण है कि 6 ही गुण है कि 10-12 ही गुण है। स्कंद में ज्यादा गुण होते होंगे, उसमें बहुत सारे परमाणु मिले हुए हैं, और अणु में कम गुण होते होंगे। ऐसा नहीं है, प्रत्येक द्रव्य में एक एक अणु में अनंत अनंत गुण है।
तो फिर यहाँ कह रहे जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता, यानी जिसमें एक ही गुण है उसका बंध नहीं होता। तो ऐसा तो कोई द्रव्य ही नहीं है जिसमें एक ही गुण होता हो। तो फिर यहाँ गुण का क्या अर्थ है? तो यहाँ गुण का अर्थ है वो अविभागी प्रतिच्छेद, जो शक्ति का यूनिट है, शक्ति की यूनिट है, शक्ति का सबसे छोटा अंश है। शक्ति मतलब वही गुण या पर्याय, गुण का अंश मतलब पर्याय, और उस पर्याय में भी अलग अलग डिग्रीज होती हैं। देखिए जैसे कि चिकनाई होती है, कुछ भी चीज ले सकते हैं अपन, मीठा ले लें, चिकना ले लें, कुछ भी ठंडा गरम कुछ भी ले लें। समझ लीजिए हम चिकनाई को लेते हैं, तो चिकनाई क्या हर चीज की एक सी होती है? चिकनाई भी हर चीज में चिकनाई होती है, पानी में भी चिकनाई होती है कुछ ना कुछ। लेकिन अभी अपन एक टाइप की चीज में, मान लीजिए अपन ने ऑयल लिया या दूध लिया, तो दूध में चिकनाई होती है, तो सब मानते हैं दूध में चिकनाई होती है। लेकिन भैंस के दूध की चिकनाई, गाय के दूध की चिकनाई, बकरी के दूध की चिकनाई, और ये 2-3 तो काम में आते हैं, बाकी ऊँटनी का दूध होता है और भी दूध होते हैं। तो क्या सबकी चिकनाई एक सी होती है? सबकी चिकनाई एक सी नहीं होती। जो कोई बीमार व्यक्ति है या छोटा बच्चा है बिल्कुल, और मान लो उसको दूध पिलाना है, तो कौन सा दूध रेफर करते हैं? गाय का दूध, जिसमें कम चिकनाई हो। बीमार आदमी को गाय का दूध, क्योंकि वो हल्का रहेगा, उसमें चिकनाई कम होगी। तो दूध तो एक से है, उसमें फिर चिकनाई में फर्क क्या है? ये फर्क होता है। सब चिकनी है चीजें, लेकिन चिकनाई में फर्क है। एक मूंगफली का तेल है, एक सरसों का तेल है, या तिल्ली का तेल है, और जो भी बादाम का तेल है, नारियल का तेल है, सबकी चिकनाई एक सी होती है क्या? सबकी चिकनाई एक सी नहीं होती है। खाने में तो फर्क पड़ता ही है, वो कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से। हम सिर में कौन सा तेल लगाना पसंद करते हैं? सरसों का तेल, अरे चुप चुप करेगा, वो बहुत चिकना होता है। हल्की चिकनाई वाला तेल लगाना चाहते हैं। खाने में भी जिसमें चिकनाई कम है। तो यद्यपि सब में चिकनाई है, ऑयल है तो चिकना है, लेकिन वो चिकनाई के अंश में फर्क है। वो जो डिफरेंस है वही समझ लीजिए आपको अविभागी प्रतिच्छेदों में फर्क है, उसी को कहते हैं शक्ति के अंश। जैसे चिकनाई के अंश में फर्क है, ऐसे ही हर पर्याय में उसके शक्ति के अंशों में फर्क होता है। तो वो हर गुण की जो पर्याय आ रही है, हर समय प्रत्येक गुण की हर समय पर्याय आती, नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, उत्पाद व द्रव्य। तो हर गुण है उसमें प्रत्येक समय पर्याय उत्पन्न हो रही है। लेकिन हर समय जो पर्याय हो रही है, हर समय उत्पन्न होने वाली पर्याय में वो जो शक्ति है उसमें, वो शक्ति एक सी नहीं होती। जैसे हर ऑयल में चिकनाई एक सी नहीं होती, हर दूध में चिकनाई एक सी नहीं होती, वैसे ही हर पर्याय में वो उसकी शक्ति एक सी नहीं होती, उसमें शक्ति के अंश होते हैं। तो वो कितने अंश होंगे? वो अविभागी, जैसे हमने ऐसे देखा ना, जीव कितने प्रदेशी है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, कितने प्रदेशी है। तो एक प्रदेश मिला के एक जीव असंख्यात प्रदेशी, पुद्गल है वो संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी, आकाश है वो अनंत प्रदेशी। तो एक प्रदेश मिलाकर एक जीव में कम से कम असंख्यात तो होंगे ही होंगे, ऐसा। तो ऐसे ही किसी भी पर्याय में शक्ति के कितने अंश होंगे? तो पर्यायों में कम से कम एक अंश भी हो सकता है, और ऐसे 1, 2, 3, 4 मिलाकर ज्यादा अंश भी हो सकते हैं। ये पर्यायों की स्थिति है। उनके भाव पक्ष जो है, भाव पक्ष में इस तरह से होता है। तो जैसे कि स्निग्ध और रुक्ष गुण है, तो स्निग्ध और रुक्ष गुण में भी वो स्निग्धता एक सी नहीं होगी, रुक्षता एक सी नहीं होगी। यानी एक ही पर्याय में एक गुण की, जैसे ये पर्याय चल रही है, एक गुण की पर्याय चल रही है, उसमें वो कभी चिकनापन ज्यादा है, कभी अपने आप ही उसमें जो परिणमन होता है प्रति समय, वो चिकनापन कम हो जाता है, कभी चिकनापन बढ़ जाता है, कभी रूखापन बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। ये उसकी शक्ति के अविभागी प्रतिच्छेद ऑटोमेटिकली अपने परिणमन में घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा हर पर्याय में, हर गुण में इस तरह का परिणमन वो चलता रहता है। तो वो पर्यायों की अवस्थाएं बदलती रहती है।
जैसे कि जो दूध आया सुबह सुबह, तो सुबह सुबह उस दूध में चिकनाई कम होती है। जैसे कोई बीमार होता है ना, जॉन्डिस हुआ हो, पीलिया हुआ हो, तो उसको ऐसे बोलते हैं सुबह का दूध सुबह पिलाना है, शाम का दूध शाम का। क्योंकि सुबह का जो दूध है उस समय उसमें चिकनाई कम है, और उस दूध को हमने रखे रखे शाम तक, तो आप देखेंगे उसमें चिकनाई ज्यादा रहती है। तो हम उसको गर्म करते हैं या फ्रिज में भी रखते हैं, तो वो चिकनाई सारी मलाई में आती है। तो सुबह दूध था उसमें चिकनाई कम थी, और शाम हो गई उसी दूध को रखे रखे तो उसमें चिकनाई बढ़ गई। हाँ, ऐसा उसमें परिणमन होता है हर द्रव्य में, हर द्रव्य के हर गुण में इस तरह से अपने आप परिणमन होता है। किसी ने उसमें अलग से लाके फिर से मिलाई नहीं है, और उस दूध को हम और हटा लेते हैं तो और ज्यादा वो गाढ़ापन हो जाता है उसमें। तो ये सब इस तरह से परिणमन द्रव्यों में, गुणों में होते रहते हैं। तो ये शक्ति के अंश अपने आप घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्निग्ध और रुक्ष पनेसे के कारण बंध होता है, लेकिन जिसमें जघन्य गुण है, स्निग्धता का या रुक्षता का जघन्य गुण है, यानी वो शक्ति का अंश सिंगल है। जघन्य का मतलब यहाँ पर लेना है एक, सिंगल। जिसमें सिंगल ही अंश है उसका बंध नहीं होता। न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। जो अकेला है वो फ्री है। इससे ये भी सिद्धांत बताना चाहते हैं कि एकत्व ही जगत में सुंदर है और एकत्व ही सुखी है। जो अकेला रहता है वो सुखी रहता है, और जितने ज्यादा बंधन बढ़े उतना ज्यादा आदमी मकड़ी के जाल में फंसता रहता है। इसलिए जो अकेला है, अकेला मतलब इसमें एक ही गुण है, एक ही गुण मतलब वो शक्ति का एक ही अंश है। तो शक्ति के एक अंश जिसमें है उसका बंध नहीं होता। दो या दो से अधिक शक्ति के अंश होंगे तो ही उसका बंध होगा। बोलिए दीपिका जी। बंधता नहीं, इसका मतलब नहीं, ये हुआ यहाँ बहुत बहुत दिनों तक हमको कंफ्यूजन रहेगा। अभी हमको समझ में आ भी जाएगा ना, तो भी हमको थोड़े दिन बाद, थोड़े टाइम बाद कंफ्यूजन होगा। यहाँ गुण शब्द का अर्थ वो वाला गुण नहीं समझना जो हम गुण कहते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण या ज्ञान दर्शन सुख विवेक, वो गुण नहीं समझना। यहाँ गुण शब्द का अर्थ एक परमाणु भी नहीं है। बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होगा, बहुत दिनों तक चलेगा, वो अभ्यास में आके समझ में आएगा। थोड़ा सा ये जैसे जैसे हम आगे अभ्यास करेंगे ना, तो अविभाज्य प्रतिच्छेद का हमको थोड़ा सा भाव भाषण होगा कि क्या चीज है। लेकिन अभी समझे कि ये जो गुण कह रहे हैं, यहाँ गुण का मतलब है कि वो जो उसकी भाव पक्ष है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जो चार चीजें कही थी, उसमें जो भाव पक्ष है यानी जो उसकी पर्याय है। पर्याय देखो, पर्याय कितने समय की होती है, पर्याय की लेंथ कितनी है? पर्याय की लेंथ एक समय की है। पर्याय एक समय की पर्याय है, एक समय में उत्पन्न हुई, अगले समय खत्म। उस एक समय की पर्याय के भी पार्ट हुए हैं। अब अपने को लगेगा एक तो समय आप उसको कह रहे हो कि जिसके कोई पार्ट नहीं होते, लेकिन ये केवल ज्ञान की सूक्ष्मता है कि उस एक समय की पर्याय में भी ऐसे शक्ति के अंश देखे गए हैं। उस एक समय की पर्याय में भी शक्ति के अलग अलग अंश हैं, और उसमें जो सबसे छोटा अंश अगर उसमें है यानी सिंगल, तो उसका बंध नहीं होता है। ऐसी बात यहाँ कही है। यानी एक जो पर्याय है, कोई भी एक पर्याय लेंगे, गर्म पने के लिए हमने पर्याय, अभी तो गर्म से क्या बंधन का संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी गर्म पना भी सब में एक सा होता है क्या? अलग अलग डिग्री होती है ना गर्मी की भी। पानी गर्म किया हमने, तो पानी जैसे गर्म होना चालू होता है उस समय उतना ही तेज हो जाता है कि स्टार्ट करते ही, समझ लीजिए गैस पे कर रहे हैं, तो गैस को ऑन किया, पानी की भगोनी रखी, तो स्टार्ट होते ही वो उतना गर्म हो जाता है कि जो उबलने लगता है ऐसा गर्म हो गया। उसमें भी अलग अलग अंश पड़ते हैं ना, अभी इतना डिग्री हुआ, फिर इतना डिग्री हुआ, फिर इतना डिग्री हुआ, अलग अलग अंश पड़ते हैं। तो ये अलग अलग अंश ये कहलाते हैं शक्ति के अंश, इनको कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। कुछ भी समझ लीजिए, हमारे फीवर हो रहा है, टेम्परेचर लिया, तो वो टेम्परेचर लिया तो एक एक पॉइंट करके वो जो भी डिग्रियां हैं वो डिग्री डिग्री करके वो 98, फिर 99, 100 ऐसे करके बढ़ता है ना। उसमें भी और पॉइंट्स होते हैं बीच बीच में कि कितना हो रहा है।
तो एक एक अंश होते हैं, हर पर्याय में इस तरह से अंश होते हैं। हम क्या है कि इतना वो पकड़ नहीं पाते हैं, हमको तो स्थूल पर्याय दिखाई देती है इसलिए, पर हर पर्याय में इस तरह से वो अंश होते हैं। बोलिए ज्योति जी। क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्निग्ध रूप गुण से बात होगा, तो जो हम शक्ति की अभी जो जगत की गुण देख रहे हैं, तो स्निग्ध और रूप जो गुण है उनकी अनुवादी करती थी। हाँ, यहाँ जो बात चल रही है बंध के संबंध में, वो चिकनाई और रूखापन, इसके अविभाज्य प्रतिच्छेदों के संबंध में बात चल रही है, जिसमें चिकनाई का एक ही अंश है या रूखेपन का एक ही अंश है, उस वाले अणु का बंध नहीं होगा। ये बताना चाह रहे हैं कि जिस अणु में चिकनाई का या रुखाई का केवल एक ही अंश है, उस अणु का बंध नहीं होगा। अभी आगे और सूत्र हैं, अभी हमने पूरे नहीं पढ़े हैं कि किस तरह से बंध होता है अणुओं में, लेकिन अभी तो इतनी बात बता रहे हैं कि स्निग्ध और रुक्षता के कारण बंध हो रहा है, स्निग्धपने रुक्षपने के कारण। लेकिन यदि स्निग्धता का या रुक्षता का एक ही अंश है किसी भी परमाणु में, तो उसका बंध नहीं होगा। अभी आगे और उदाहरणों से भी इसमें बात करेंगे। अभी आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो ले लीजिए, बाकी फिर आगे फिर कल पढ़ेंगे। और अगर अभी किसी को सूत्र सुनाने हैं तो फिर सूत्र सुना दीजिएगा। और किसी के प्रश्न है? बोलिए फारूक। आपने भी बोला था चिकनाई से और ये भाव अपने आप बदलते हैं, तो ये भावों में भी ऐसे आएगा, ये भाव अपने आप ही ऊपर नीचे होते हैं बिना अपने को पकड़े? अपने आप भी होते हैं। एक तो नियम ऐसा ही है, जो शुभाशुभ भाव है, शुभाशुभ भाव ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। अंतर्मूर्त में शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ। अंतर्मूर्त मतलब 45 मिनट इतना बड़ा नहीं लेना, कुछ मिनट सेकंड्स छोटा, मतलब अपने आप अशुभ से शुभ। जैसे अभी हम बैठे हैं, आधा पौन घंटा हो गया बैठे हुए, 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटे से कोई हमारे शुभ भाव ही चल रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर हम पैरों को इधर उधर ऊपर नीचे कर रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, इतने में अशुभ भाव हो गया। जब तक सुन रहे हैं, उपयोग पूरा लगा हुआ है, कुछ ध्यान नहीं है, तो शुभ भाव। और उपयोग जरा सा भी शरीर में गया कि थोड़ा बाल हटा लिया, कोई मच्छर दिखा रहा है तो वो उड़ा लिया, कुछ भी ऐसा किया, तो वो उतने में अशुभ भाव हो गया। तो ऐसे ही शुभ अशुभ बदलते रहते हैं, तो ये भाव ऑटोमेटिकली बदलते हैं। ऐसे ही राग द्वेष के परिणाम जो और हैं, वो भी ऑटोमेटिकली भी बदलते हैं। जैसे जैसे गुणस्थान ऊपर चढ़ते हैं, उस हिसाब से भी वो गुणस्थान वाइज जैसे जैसे कषायों का अभाव होता है, उस हिसाब से भी उसमें कमी आती है। बोलिए भारती। मेरा आज ही पॉइंट क्लियर हुआ है। मैंने आपसे पहले पूछा था एक बार, आपको ध्यान नहीं होगा। अब मेरे को समझ में आया कि 2 अणु को बंद कर सकता है, लेकिन उस 2 अणु में भाव मतलब जब एक नहीं हो सकता, तो उसका जो अंश है अविभाजित प्रतिच्छेद, उसका हुआ ना भाव, उसका एक अंश नहीं होगा। ये मेरा आज एकदम क्लियर हो गया। हाँ, मैंने आपको शायद तब यही कहा था कि आगे आने वाला है ये टॉपिक, क्योंकि वो जैसा क्लास में अच्छे से समझा सकते हैं, वो उतना क्लियर नहीं होता उसमें, इसीलिए। बोलिए सरोज आंटी। अविभावी है या अविभागी? अविभागी ब। हाँ, और किसी का है प्रश्न? हाँ, मधु भाभी बोलिए। मधु भाभी के बाद चलेंगे हम। मैं ऐसा बोल रही हूँ, जो अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना साइंस में, तो उसमें भी आता है कि जो प्लस और माइनस 2 तरह के होते हैं, तो उनके केमिकल्स में, तो उनमें क्या है, जो 2 प्लस वाले हैं तो उनमें भी बन है बिल्कुल। प्लस और माइनस में ये जो यहाँ पुद्गलों का जितना भी वर्णन चल रहा है ना, ये पूरी केमिस्ट्री है। ये और समझ लीजिए जितने भी ये नियम और सिद्धांत निकले हैं साइंस के भी, ये अपने 5वें अध्याय, ये जो 5वां अध्याय, इसकी बहुत बड़ी टीका समन्वद्वाचार्य ने लिखी थी, गंधहस्ती महाभाष्य के नाम से। महाभाष्य मतलब बहुत बड़ी टीका थी और बहुत डिटेल में वो वर्णन था। और समझ लीजिए हमारा दुर्भाग्य कि हमारे पास वो नहीं रह पाई, और जो भी विदेशी लोग आए
यहाँ से बहुत सारे शास्त्र भी चुरा चुरा के ले गए और शास्त्रों को पढ़ने वालों को भी ले गए उठा के, क्योंकि वो तो वो उस लैंग्वेज में सब पुरानी कन्नड़ लिपि में इनमें थे सब शास्त्र। तो वो शास्त्रों को पढ़ पढ़ के ही जितने भी नए नए निकल रहे आविष्कार साइंस के जितने भी, संजीव जी के तो प्रवचन है स्पेशल इसी बात पे कि पुद्गलों के चमत्कार। तो कितनी कितनी यानी पुद्गलों में भी कितनी कैपेसिटी दिखाई देती है हमको, कैसे कैसे ये सारा जो भी समझ लीजिए अभी अपने पास साधन दिख रहे हैं सब पुद्गलों की हैं, वाईफाई है, इंटरनेट है, ये सब चीजें हैं। 20-25 साल पहले कौन सोच सकता था कि इस तरह से ये सब होता है ऐसा। तो ये सब ये जो 5वां अध्याय है ये सारे बीज यहाँ, ये 5वां अध्याय और षटखंडागम में भी यही इसका विस्तार उसमें भी है। ये समझ लीजिए तत्वार्थ सूत्र, ये तो सूत्र रूप में लिखा, केवल सूत्र लिखे हैं इसमें तो, और इसी की डिटेलिंग षटखंडागम में और जो गुणसार आदि ग्रंथ है इसकी सारी डिटेल है। तो वो सारी डिटेल और टीकाओं में जो डिटेल दी गई है इससे सारा प्रकरण समझ लीजिए, सारा आविष्कार चमत्कार जो भी दिखाई देते हैं वो सब इन्हीं में से निकले। बोलिए ज्योति जी। अभिवादी प्रतिशत मतलब वो कम ज्यादा हो रहे हैं, वो तो आपने बताया कि ज्यादा होती है। हाँ, ये अविभाज्य प्रतिच्छेद अपने आप, अपन ने एक जो गुरु लघुत्व गुण का प्रकरण पढ़ा था द्रव्य संग्रह में, षट गुणी हानि वृद्धि, वो उसी परिणमन में ही अपने आप परिणमित होता। रजनी जी बोली। आज का ये क्लियर नहीं हो पाया कॉन्सेप्ट। अभी थोड़ा आगे के सूत्र पढ़ेंगे ना अपन, तो और हो जाएगा। अभी बहुत ज्यादा मैं भी नहीं बोल पाई हूँ, फिर कल लेंगे फिर से। नहीं, हो जाएगा। अभी आगे के सूत्र पढ़ेंगे ना, ये आगे के सूत्र लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए भी मैंने यहीं रोक दिया इसको। अभी आप यहीं रुकिए, यहीं अपना पॉज रखिए, तो इससे आगे बढ़ेंगे अपन तो होगा। बोलिए चलिए। हाँ बोलिए। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, देखो पहले बनाएंगे बाद में आएगा, पहले ही है, वैसे पहले ही ना स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, जहाँ है वहीं बोलेंगे, जिस जगह पे वो लिखा हुआ है ना उसी जगह बोलेंगे। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, बोलिए आप। हाँ ठीक। नहीं अभी किसी के प्रश्न? ये सूत्र बोल लीजिए आप लोग, के दोनों सूत्र बोलने हैं, 33 और 34। रजनी जी फिर ज्योति जी। बोलिए।